हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि जॉबिफाइड चैनल पर हमने परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हम परसेंटेज चैप्टर पर 4 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज और सेकंड वीडियो में हमने देखा था कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस को और ट्रिक्स को, जो कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं परसेंटेज को इजीली सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और थर्ड वीडियो हमने बनाई थी मॉडल क्वेश्चंस 1 to 4 पर, और फोर्थ वीडियो जो है वो मॉडल क्वेश्चंस 5 और 6 पर बनाई थी। ये जो मॉडल क्वेश्चंस हैं इनकी लैंग्वेज हमने इस तरह फ्रेम की हुई है जो कि डिटो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस वे में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है उसी तरह से ही हमने मॉडल क्वेश्चंस बनाए हैं। आज की वीडियो में हम मॉडल 7 और 8 को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनको अप्रोच करने का क्या तरीका है। अगर आप इन सारे मॉडल्स को क्वांट के हर चैप्टर में हमने मॉडल्स फ्रेम किए हुए हैं और सारे मॉडल्स अगर आप एक बार इनको सॉल्व कर लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे इसको कम टाइम में सॉल्व करना है। चलो फिर मॉडल 7 से शुरू करते हैं। मॉडल 7 जो कि बेस्ड है इफेक्टिव परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट पे, क्या कहता है एक बार देखते हैं। यूज्ड फॉर फाइंडिंग effective percentage change when there is percentage change in two variables of a figure or parameter। कोई भी फिगर या पैरामीटर, ठीक है, नोट करने वाली बात है कि कोई भी फिगर या पैरामीटर अगर उसके दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हो, मींस एक एक कोई फिगर था उसका अगर एक वेरिएबल चेंज होता था तो हमने मॉडल 6 में जैसे पढ़ा था परसेंटेज चेंज, तो हम उसकी परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं कि उसका 1% एक जो वेरिएबल है, सॉरी, वो उसकी परसेंट कुछ चेंज हो रही है तो हमने बताया कि वो इतने परसेंट से चेंज हो रहा है। लेकिन इफेक्टिव परसेंटेज चेंज जिसको हम नेट परसेंटेज चेंज भी कहते हैं, वो क्या हो रहा है कि अगर कोई एक फिगर है उसकी दो वेरिएबल्स जब चेंज हो रहे हैं, उसके दोनों वेरिएबल्स, अगर उसके दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं तो जो नेट परसेंटेज चेंज होगा या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होगा वो कैसे निकालेंगे हम। नेट परसेंटेज चेंज क्या हो गया, मींस जैसे ये कोई फिगर है, इसका एक वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, इसकी परसेंटेज चेंज भी हो रही है और सेकंड की भी परसेंटेज चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे एक डायमेंशन भी कुछ परसेंट से चेंज हो रही है और दूसरी डायमेंशन भी किसी परसेंट से चेंज हो रही है, तो हमने ये बताना है कि ओवरऑल ये जो फिगर है ये कितनी परसेंट से चेंज हो रही है, मींस उसकी नेट परसेंटेज चेंज निकालनी है या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज निकालनी है। वो हम कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला हम पुट करेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव परसेंटेज चेंज या फिर नेट परसेंटेज चेंज आ जाएगी, जहां पे ए और बी क्या है, हमारे पास परसेंटेज चेंज है दोनों वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में परसेंटेज चेंज, मींस इस वेरिएबल में क्या परसेंटेज चेंज है वो ए होगी, इस वेरिएबल में क्या परसेंटेज चेंज है वो बी होगी। तो हमने बताना कि नेट परसेंटेज चेंज या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या होगा, वो हम निकाल देंगे। वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल 1 मॉडल 7 पे जो है क्या दी हुई है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अगर ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ अगर 40% से इंक्रीज हो रही है, मींस अगर पहले लेंथ एल थी तो 40% से इंक्रीज हो रही है, 40% एल और होगी, और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय 20%, मींस अगर पहले बी थी अब बी प्लस 20% बी होगी है। ठीक है, तो एक तो इसको ट्रेडिशनल मेथड जो है परसेंटेज का उसको निकाल के तो हम इसे सॉल्व कर ही सकते हैं, वो देखते हैं एक बार, आपको पता चलेगा कि ट्रेडिशनल मेथड से कितना लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज से हम कैसे क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक बार आपको वो बताता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास पहले जो फिगर थी उसमें लेंथ एल थी और ब्रेड्थ जो है वो बी थी, ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। ठीक है, एरिया हमारे पास हो गया, एरिया मतलब निकालना ना कि पूरी फिगर का, वो हो जाएगा एरिया। ठीक है,
जिसमें एक पैरामीटर जो लेंथ है और एक पैरामीटर ब्रेड्थ है, और टोटल जो इफेक्टिव चेंज हमने निकालनी है वो किस पे निकलेगी, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज एरिया पे, जिसमें लेंथ भी है एक पैरामीटर और ब्रेड्थ भी है। ठीक है, एरिया हो गया एल बी। देन न्यू जो डायमेंशन है एल वन या फिर एल डैश, वो किसके बराबर जाएगी, एल प्लस 40% एल, वो कितना हो जाएगा 140% एल, क्योंकि ये 100% है, ये 40% हो गया 140%, इसको हम लिख सकते हैं 1.4 एल। और हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, अगर पहले बी थी तो अब हो जाएगी बी प्लस 20% ऑफ बी, जो कि आ जाएगी 1.2 बी। ठीक है, न्यू एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश एल डैश इंटू बी डैश, जो कि हो जाएगा 1.4 एल इंटू 1.2 बी, जो कि हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.68 एल बी। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज, वो जो मॉडल 6 में आपको बताया था, परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनल वैल्यू क्या है 1.68 एल बी माइनस इनिशियल वैल्यू एल बी डिवाइडेड बाय एल बी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यहां से हम निकाल देंगे एल बी ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1.68 और यहाँ पे 1 बचा, 1.68 में से 1 निकाला 0.68 इंटू 100, जो कि हो गया हमारे पास, ये पॉजिटिव में आएगा तो मीन्स इंक्रीज हो रहा है, प्लस 68 या फिर 68% इंक्रीज। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया कि 68% इफेक्टिव चेंज हो रहा है, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज पूरे एरिया में। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया में हमने बताना था कि परसेंटेज चेंज कितना होगा, या तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें दोनों पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे किसी भी डायमेंशन किसी भी फिगर में अगर दोनों पैरामीटर चेंज हो रहे थे, लेंथ भी चेंज हो रही थी, ब्रेड्थ भी चेंज हो रही थी, तो हम परसेंटेज चेंज को इफेक्टिव परसेंटेज चेंज की तरह भी निकाल सकते हैं, जिसमें एक डायमेंशन भी चेंज हो रही है और दूसरी भी। कॉन्सेप्ट को लगा के देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, कैसे इसको डील करेंगे, एरिया जो है वो किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ के। ठीक है, और लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, ए उस फार्मूले की, और ये ब्रेथ हो जाएगी बी। ठीक है, और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फार्मूला, परसेंटेज चेंज इन एरिया, जब दोनों डायमेंशंस जो है वो चेंज हो रही हैं, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, कितना चेंज हो रहा है, ए क्या होता है परसेंटेज चेंज। ठीक है, ए और बी क्या थे, परसेंटेज चेंज थे, एल नहीं था, परसेंटेज चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, और एल में कितनी परसेंटेज चेंज हो रही है, बताई हुई है सीधा क्वेश्चन में कि 40%, और ब्रेथ में 20%। हम सीधा ए की जगह लिख देंगे कितना 40 और बी की जगह 20, और यहाँ पे लिख देंगे 40 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 60, ये दोनों, और ये हो गया 0 0 कैंसिल, 4 और 2 8, 60 और 8 68% हमारा इंक्रीज हो गया आंसर। देखा, अब आप बताओ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इफेक्टिव चेंज जो है, इफेक्टिव परसेंटेज, उसका कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद करोगे, या फिर ये ट्रेडिशनल मेथड जो है पूरा लेंथी, इसको यूज करोगे। इस मेथड को यूज करने का तो इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज चेंज, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का, जिसमें हमें अगर दोनों डायमेंशंस जो है वो चेंज हो रही हैं, डायमेंशंस कुछ भी हो सकती हैं, तो फिगर में डायमेंशंस थी, नहीं तो पैरामीटर जो है कोई भी हमारे पास एक वैल्यू है, उसके दोनों पैरामीटर जो है वो चेंज हो रहे हैं अगर, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स जब चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट उसमें इजीली लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, ये आप आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट जो है यूज करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से फ्रेम किए होंगे।
एक और एग्जांपल समझते हैं इसकी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, और बच्चे इसको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफ़ी टाइम अपना कंज्यूम करते हैं, और क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है, और क्वांट जो है वो उसका काफ़ी पोर्शन जो है पेंडिंग रह जाता है। आज हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, द रेवेन्यू ऑफ अ शॉप इन द मंथ ऑफ मार्च वाज 40,000। इन द मंथ ऑफ अप्रैल द शॉपकीपर अनाउंस्ड ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, शॉपकीपर ने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, जिसकी वजह से सेल जो है वो 20% से बढ़ गई, और हमें यह बताना कि अप्रैल के मंथ में रेवेन्यू कितना होगा। अगर मार्च के मंथ में रेवेन्यू जो है वो 40,000 दिया हुआ है, कैसे करेंगे, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें, क्योंकि दूसरा काफी लंबा हो जाएगा, प्राइस को पहले इंक्रीज करेंगे फिर उसको करेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे, वो काफी लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्टली देखते हैं कि इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का कैसे निकालेंगे। रेवेन्यू, किसी भी दुकान का जो रेवेन्यू है, मतलब कि उसका पैसा किस पे डिपेंड करता है, कि उस मतलब कि उसका पैसा किस पे डिपेंड करेगा कि कितना पैसा वो कमा रहा है। एक तो जो आइटम का प्राइस है उस पे, ठीक है, प्राइस जो है आइटम का उस पे, और कितनी वो सेल कर रहा है उस आइटम की। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कितनी सेल कर रहा है वो, और उस प्राइस आइटम का प्राइस कितना है। ठीक है, अब शॉपकीपर ने क्या किया हुआ है, अप्रैल के मंथ में 20% का डिस्काउंट दे दिया, मींस जो प्राइस ऑफ आइटम है वो 20% से डिक्रीज हो गई है। ठीक है, ए कितना आ गया, 20% से डिक्रीज हो गया, -20% हो गया। ठीक है, परसेंटेज चेंज जो है, डिस्काउंट अगर 20% का दिया, मींस जो प्राइस में परसेंटेज चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, -20%, और सेल्स जो है वो उसकी वजह से क्या होगी, 20% से बढ़ गई, सेल्स को क्या हो गया, 20% इंक्रीज होगी सेल्स। ठीक है, 20% इंक्रीज होगी, मीन्स के पॉजिटिव का। तो रेवेन्यू में वही इफेक्टिव चेंज का कंसेप्ट लगा रहे हैं, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का, जिसमें दो डायमेंशंस थी किसी भी फिगर की, वो दोनों डायमेंशन जो है वो चेंज हो रही हैं, दोनों में परसेंटेज चेंज हो रहा है, हमने बताना इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, अगर ये प्राइस ऑफ आइटम जो है वो 20% डिस्काउंट मिल गया उस पर, और सेल जो है वो 20% अप होगी, तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू में परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 बाई इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कंसेप्ट। ए आ जाएगा -20%, देन +20 प्लस, सॉरी, ये ए बी बाई 100 जो है वो इस इधर आएगा बाय 100। ठीक है, यहां पे आ जाएगा क्या, -20 +20 बाय 100। ये दोनों तो पैसे पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, और ये जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बच जाएगा -2 और +2, और दोनों की मल्टीप्लीकेशन -2 इंटू 2, जो कि हमारे पास आ जाएगा कितना, -4%। मीन्स कि रेवेन्यू जो है वो -4% से चेंज हो रहा है, मीन्स 4% डिक्रीज। ठीक है, रेवेन्यू जो है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 4% से डिक्रीज हो रहा है, और अब हमें बताना है कि रेवेन्यू जो है वो अप्रैल के मंथ में होगा कितना। अब कैसे निकालेंगे, मार्च के मंथ में रेवेन्यू कितना था, रेवेन्यू मार्च के मंथ में था 40,000, और अप्रैल के मंथ में नेट परसेंटेज चेंज हो रही है, या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज रेवेन्यू में कितनी हो रही है, 4% डिक्रीज या फिर -4%। तो कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज इक्वल टू 40,000 -4% ऑफ 40,000। 4% कैसे निकालेंगे बताया था, 10% के लिए 1 जीरो, इसके लिए 2 जीरो, और ये 400 हो जाएगा 1%, और 4% हो जाएगा 1600। जब 40,000 में से 1600 निकालेंगे, कैसे निकाला है बता दिया ना आपको, 10% के लिए 1 जीरो पीछे जाते हैं, और 1% के लिए जाएंगे 2 जीरो पीछे, तो हो जाएगा 1% 400। 1% अगर 400 है, 4% कितना हो जाएगा 1600, और 40,000 में से 1600 निकालेंगे तो हमारे पास कितना रेवेन्यू आ जाएगा अप्रैल के मंथ में, 38,400 आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है अब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको एकदम से ये कंसेप्ट जो है वो दिमाग में जो बैठ जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखते साथ ही आप उनको
परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट से, सॉरी नेट परसेंटेज चेंज या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, शुगर का प्राइस 25% से इंक्रीज हो गया। व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन ऑफ शुगर बाय अ फैमिली सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर्स रिमेन द सेम। क्या कह रहा है कि एक कोई फैमिली है, ठीक है, ये कोई फैमिली है जिसमें कुछ लोग हैं, वो शुगर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब अगर वो शुगर पहले कुछ कंज्यूम करते थे से एक्स के जी, वो किसी अमाउंट की आती होगी, से वो ए अमाउंट की आती थी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अमाउंट जो है वो सेम ही रहे, प्राइस शुगर की जो है वो बढ़ गई है, प्राइस शुगर की 25% बढ़ गई है। पहले अगर एस थी अब 125 एस हो गई है। तो इसका मतलब कि उसी प्राइस में कम शुगर आएगी। मींस हमने ये बताना कि कितनी कम शुगर आएगी, क्योंकि कंजप्शन जो है वो कितनी कम करनी पड़ेगी फैमिली को। मतलब कि एक फैमिली है, अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया है और उसने पैसा जो खर्चना है उस पर, मतलब एक्सपेंडिचर जो करना है वो सेम जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही पैसा खर्चना चाहता है, तो बताओ कि वो कितनी कम शुगर कंज्यूम करेगा। उसकी परसेंटेज डिक्रीज बतानी है। ठीक है, कि कितनी कंजप्शन उसने परसेंटेज में डिक्रीज की उस फैमिली ने, ताकि जो उसका खर्चा है वो सेम रहे 25% शुगर के प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी। कैसे करेंगे? अब हमें यह पता है कि एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, मतलब कि जो खर्चा है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि कितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, कि शुगर का प्राइस कितना है। जैसे पेट्रोल हमने कितना खर्चा, पेट्रोल पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि पेट्रोल पे हमने कितना पैसा खर्चा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमने कितने लीटर पेट्रोल भराया और पर लीटर कॉस्ट क्या थी पेट्रोल की। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा ना। ऐसे ही कि हमने कितनी कंज्यूम की शुगर, कितना एक्सपेंडिचर किया शुगर पे, कंज्यूम नहीं की सॉरी, कितना पैसा खर्चा शुगर पे, मतलब कितना एक्सपेंडिचर किया, वो किस पे डिपेंड करेगा कि शुगर की प्राइस कितनी थी और कितना केजी हमने कंज्यूम किया, मींस उसकी कंजप्शन कितनी थी। मींस एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा प्राइस, कितना प्राइस हमने पे किया और कितनी क्वांटिटी हमने कंज्यूम की। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर को सेम रखो और जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हुआ है बाय 25%। मींस ए जो है वो 25% है और क्वांटिटी बी हमने निकालनी है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हुई है। मींस क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हुई है, मीन बी% जो है वो हमने निकालना है कि कितनी क्वांटिटी डिक्रीज की है फैमिली ने जब 25% प्राइस इंक्रीज हुआ है, सच दैट एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। एक्सपेंडिचर अगर सेम रहे तो मींस इसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, एक्सपेंडिचर जो कि हो जाएगा नेट परसेंटेज चेंज, क्योंकि दोनों फिगर्स चेंज हो रही हैं, क्योंकि प्राइस कुछ चेंज हुआ है तो ऑब्वियस है अगर एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो कुछ कंजप्शन भी डिक्रीज होगी। एक्सपेंडिचर किसके बराबर आ जाएगा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अब ये कह रहा है कि हमें बताना है कि क्वांटिटी कितनी डिक्रीज होगी ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। मींस एक्सपेंडिचर को हम 0 कर देंगे, ए की जगह 25 पुट कर देंगे, बी हमें निकालना है कि कितनी क्वांटिटी चेंज हुई, ए की जगह 25, बी का बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाएगा कितना, 25 वन 25, इधर 4 आ जाएगा, 1/4 और 5, 1/4 और b कितना हो जाएगा, b प्लस 1/4 b इज 5/4 b, 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 5/4 b। देन 5/4 b को यहीं पे रहने देंगे, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4 b इज इक्वल्स टू -25, ये प्लस का उधर जाके -25 हो जाएगा। देन b इज इक्वल्स टू -25 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, मीन्स -20 आ जाएगा परसेंट। बी अगर -20% हो गया मीन्स 20% डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि जो
कंजप्शन है वो 20% से डिक्रीज करनी पड़ेगी फैमिली को। मींस अगर शुगर का प्राइस 25% से इंक्रीज हुआ था तो एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा फैमिली को सेम रखने के लिए अपनी कंजप्शन को 20% से डिक्रीज करना पड़ेगा। यही हमने इस क्वेश्चन में निकालना था और आपको आई होप इससे इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का जो कंसेप्ट है वो भी समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट मॉडल हमें क्या कहता है। मॉडल नंबर 8 सॉरी, जो कि बेस्ड है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के ऊपर, कि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। इसके अलावा हमने जितने भी मॉडल्स जो हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो सारे फ्रेम करके आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी जो है पूछे जाते हैं, वो हम मिसलेनियस मॉडल में एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 चेक करते हैं। ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। He secured 75 marks and was declared fail by 45 marks. Find the maximum marks set for the examination. क्या कह रही है एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है जिसको 40% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसने 75 मार्क्स जो है वो सिक्योर किए, लेकिन वो 45 मार्क्स से फेल हो गया। उसने 75 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लिए, लेकिन तब भी वो 45 से फेल हो गया। मींस 40% जो मार्क्स हैं जो उसको चाहिए थे वो 75 प्लस 45 होंगे, और हमें बताना कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100%। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन की पासिंग मार्क्स हमें कितने चाहिए? 40%। ठीक है, 40% मार्क्स पासिंग, उसने सिक्योर किया 75 और 45 से वो फेल हो गया। मींस 40% मार्क्स कितने हो जाएंगे? 75 प्लस 45, जो कि हमारे पास कितने हो गए? 120 के आगे बराबर। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100% होंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100% के होंगे जो कि निकालना है। 40% 120 के, इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 3 12 और 3 0 0 इक्वल्स टू 300। मीन्स 300 मार्क्स मैक्सिमम सेट किए गए थे एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से उसने 75 मार्क्स लिए और वो 45 मार्क्स से फेल हो गया, क्योंकि पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए थे। इसलिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 300, जो कि हमने क्वेश्चन से निकाल लिया है। इस तरह से आप मिसलेनियस जो एग्जांपल्स हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स भी कैसे पूछी जाती हैं। एग्जांपल 2, 75% of a number when added to 75 becomes the number itself. What is the number? ठीक है, क्या कह रहा है कि 75% of a number when added to itself, sorry, 75% of a number when added to 75 becomes the number itself. ये तो एक तो इसका मेथड है कि देखते साथ ही आपको इसको पता चल जाना चाहिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि 75% ऑफ अ नंबर जब ऐड करेगा 75 में तो वो नंबर बन जाएगा। टोटल नंबर जो है 100% होता है। अगर 75 ऑफ अ नंबर जो है वो 75 में ऐड हो रहा है, मींस 75 कितना हो गया? 25%। और अगर 75 25% हो गया तो टोटल नंबर कितना हो गया हमारे पास? मैक्सिमम 100% होता है, तो टोटल नंबर हो जाएगा 75 इंटू 4, क्योंकि 25 जो है वो एक टाइम्स है तो 100% 4 टाइम्स होगा। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या कहना चाह रहा था कि 75% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 75 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। से कि नंबर क्या है हमारे पास? x, और 75% ऑफ x जब 75 में ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर ही बन रहा है जो कि x है। ठीक है, और x क्या हो गया हमारे पास? 100% ऑफ x। ठीक है, x को 100% ऑफ x लिख सकते हैं। 75% ऑफ x इधर से उधर ले जाएंगे, 75 यहीं पे रह जाएगा और ये बन जाएगा 100% ऑफ x माइनस 75% ऑफ x मीन्स 25% ऑफ x। ठीक है, 75 इज इक्वल टू 25% ऑफ x मीन्स अगर 25% ऑफ x जो है वो 75 है तो x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? x को यहीं पे रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? 75
25/100 होता है ये, ठीक है, ऑफ एक्स। इसको हम 25% को लिख सकते हैं 25/100। जब ये उधर जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 25 1 से 25, 25 3 से 75, 3 इंटू 100 इज 300। इस तरह से आप इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि क्वेश्चन को देखते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि 75% ऑफ अ नंबर जब 75 में ऐड कर रहे हैं तो नंबर बन रहा है, और नंबर 100% होता है अगर 75 में क्या ऐड करेंगे 25% ऑफ अ नंबर, मीन्स 25% जो है वो 75 के बराबर है। तो नंबर क्या होगा 100%, 75 इंटू 4 इस 300, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। इसको तो आप बिना पेन का यूज किए डायरेक्टली अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर तो क्या ही है, आपको 2 सेकंड में अपने ऑब्जेक्टिव को मार्क करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या कहती है। क्या कह रहा है, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 300 क्वेश्चंस दीपिका आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 100 क्वेश्चंस करेक्टली। व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस does she need to answer correctly for her grade in the entire exam to be 50%? मीन्स कि टोटल टेस्ट में 300 क्वेश्चंस हैं जिसमें से दीपिका ने 40% ऑफ फर्स्ट 100 क्वेश्चंस करेक्टली मार्क कर दिए हैं। मीन्स 100 क्वेश्चंस में से 40% मीन्स 40 क्वेश्चंस उसने करेक्टली मार्क कर दिए हैं। अब हमें यह बताना है कि रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस इन परसेंटेज बताना हमने, कि कितने क्वेश्चंस उसको और आंसर करेक्टली करने पड़ेंगे ताकि उसका ग्रेड इंटायर एग्जाम में 50% हो जाए। टोटल क्वेश्चन जो है वो 300 है, तो 50% उसको चाहिए अपने इंटायर एग्जाम में। मींस 50% ऑफ 300 कितना हो जाएगा 150। सॉल्यूशन देखते हैं कि ओवरऑल कितना हो जाएगा, उसको 50% ऑफ 300 चाहिए जो हो जाएंगे 150, ठीक है। और अभी उसने कितने करेक्ट मार्क किए, 40% ऑफ फर्स्ट 100 क्वेश्चंस। अभी उसने 40% ऑफ 100 क्वेश्चंस करेक्टली मार्क कर दिए हैं, मींस 40 क्वेश्चंस उसने मार्क कर लिए। अब रिमेनिंग उसको कितने और मार्क करने हैं ताकि उसका इंटायर ग्रेड जो है 150 हो जाए। 40 उसने मार्क कर लिए, मींस 150 माइनस 40 उसको 110 और करेक्टली आंसर जो है करने हैं, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ कितने करने हैं, आउट ऑफ रिमेनिंग कितने बचे 200, मींस 200 में से उसको 110 करेक्टली मार्क करने हैं। तो कितनी परसेंट हो जाएगी, परसेंटेज कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस, मींस रिमेनिंग 200 क्वेश्चंस के कितने परसेंट उसको और करेक्टली मार्क करने हैं। 110 करने हैं आउट ऑफ 200, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 55। मींस आउट ऑफ 200 उसको 55%, ठीक है, इन परसेंटेज 55% उसको 200 क्वेश्चन में से और करेक्टली मार्क करने पड़ेंगे ताकि इंटायर एग्जाम में उसका ग्रेड कितना हो जाए 50%। ऐसे आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं अंडरस्टैंड करके कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देन उसकी इक्वेशन फ्रेम करके और इजीली देन उसको सॉल्व करके आप अपना आंसर जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एक एडवांस्ड एग्जांपल, क्योंकि ये मॉडल जो है यहीं पे खत्म हो गया मिसलेनियस का। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है मिसलेनियस में पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा। अब एक एडवांस एग्जांपल देखते हैं जो कि इफेक्टिव परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। उसको जज करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। क्या कहती है एडवांस एग्जांपल, कि इन अ सिनेमा थिएटर आफ्टर द रेनोवेशन देयर वाज अ 20% इंक्रीज इन द सीटिंग कैपेसिटी, द प्राइस पर टिकट also increased by 25%, but the public response got decreased by 10%. What is the percent effect on the original revenue after the renovation? ओरिजिनल रेवेन्यू की बात की है, और रेवेन्यू मैंने आपको बताया था किसके पर होता है, प्राइस पे और सेल्स पे, ठीक है। कितना प्राइस है और कितनी सेल है उस पे रेवेन्यू जो है डिपेंड करता है। और क्या कह रहा है कि एक रेनोवेशन हुई है सिनेमा थिएटर की,
जिसकी वजह से क्या हुआ, 20% इंक्रीज किया गया है सीटिंग कैपेसिटी पे। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी जो है पहले से कुछ थी, उसमें 20% जो है और इंक्रीज किया गया। ठीक है, और प्राइस जो है पर टिकट ऑल्सो इंक्रीज किया गया बाय 25%, बट द पब्लिक रिस्पॉन्स गॉट डिक्रीज बाय 10%। लेकिन जो पब्लिक रिस्पॉन्स है वो 10% से डिक्रीज हो गया। पब्लिक रिस्पॉन्स मीन्स कि जो सेल है वो 10% से डिक्रीज हो गया। पब्लिक रिस्पॉन्स यही हुआ कि सेल कितनी कर रही है पब्लिक, वो 10% से डिक्रीज हो गया। और हमें बताना कि परसेंटेज इफेक्ट क्या होगा ओरिजिनल रेवेन्यू पे। हमें यहाँ पे पता चल गया कि दो पैरामीटर जो है चेंज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेट परसेंटेज चेंज या फिर इफेक्टिव परसेंटेज चेंज वाला फार्मूला जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन से देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। सबसे पहले रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। मींस प्राइस ऑफ टिकट क्या है, मल्टीप्लाई सेल्स ऑफ टिकट। ठीक है, कि प्राइस पर टिकट कितना है और कितनी सेल हुई टिकट की, रेवेन्यू सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दी हुई है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि वहां पे सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 20% से इंक्रीज हुई है। अगर सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 20% से इंक्रीज हुई भी है, लेकिन रेवेन्यू पे उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है। रेवेन्यू एक्चुअल में किस पे डिपेंड करेगा कि उस सीटिंग कैपेसिटी की कितनी सेल एक्चुअल में हो रही है, मींस टिकट्स जो है वो कितनी सेल हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि रिस्पॉन्स जो है पब्लिक रिस्पॉन्स वो 10% से डिक्रीज हुआ है, तो इस पे रेवेन्यू डिपेंड करेगा कि 10% जो है वो रेवेन्यू पे इंपैक्ट हो रहा है कि सेल जो है 10% डिक्रीज हो गई है। लेकिन सीटिंग कैपेसिटी का एज सच कोई भी रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर सीटिंग कैपेसिटी डज नॉट अफेक्ट द रेवेन्यू। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस पर टिकट मल्टीप्लाई सेल्स ऑफ टिकट, और यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, प्राइस पर टिकट 25% से इंक्रीज हो रहा है, और जो सेल्स है पब्लिक रिस्पॉन्स वो 10% से डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रेवेन्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अगर से ए है ये बी है, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फार्मूला लगा के हम इजिली कितनी परसेंटेज चेंज रेवेन्यू में हो रही है, नेट परसेंटेज चेंज, उसको निकाल सकते हैं। कैसे, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ए हो गया हमारे पास 25 और बी हो जाएगा -10 प्लस 25 इंटू -10 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टी -10 डिवाइडेड बाय 100। ये 25 -10 हो जाएगा हमारे पास 15, और यहाँ पे 25 इंटू -10 हो जाएगा -250 बाय 100। ये बन जाएगा हमारे पास 2.5, और 15 -2.5 हमारे पास कितना आ जाएगा 12.5, 12.5% इंक्रीज। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था कि कितना परसेंट इफेक्ट होगा ओरिजिनल रेवेन्यू पे। तो हमने निकाल दिया कि ओरिजिनल रेवेन्यू जो है वो 12.5% इंक्रीज हो जाएगा अगर प्राइस पर टिकट जो है वो 25% से इंक्रीज हो जाए और सेल्स ऑफ टिकट जो है 10% से डिक्रीज हो जाए। ऐसे ही इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फार्मूला लगा के आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इजिली टैकल कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस में, जैसे इस क्वेश्चन में जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट दी होगी तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, और सिर्फ प्राइस पर टिकट और सेल्स ऑफ टिकट ही रेवेन्यू में कंसीडर होती हैं। इस तरह से इक्वेशन को फ्रेम करके आप इफेक्टिव चेंज का फार्मूला लगाएंगे और अपना क्वेश्चन जो है वो निकाल लेंगे। इफेक्टिव चेंज का फार्मूला लगा के ऐसे ही क्वेश्चंस को जो है लेंथी जो बेसिक प्रोसीजर है क्वेश्चंस निकालने का, उससे काफी टाइम सेव होता है इसमें, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके साथ हमारा परसेंटेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ट्रिक्स थी,
मॉडल्स थे, मॉडल 1 to 8 जो कि हमने इसमें फ्रेम किए थे, जो कि एज सच डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते थे, इसलिए हमने उनको उसी वे में फ्रेम किया था कि आप उन क्वेश्चंस को जो है एक बार सॉल्यूशन जो है उनका निकाल लें, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलें तो आप डायरेक्टली जो है उनको देखते ही पता चल जाए आपको कि किस तरह से इसको किस वे में सॉल्व करना है, और आपका टाइम जो है सेव हो, आप डायरेक्टली उनको जिस कॉन्सेप्ट में हमने सॉल्व कराया उसी वे में सॉल्व करें, और उसको विद इन मिनट्स या 1 मिनट के अंदर ही उसको सॉल्व करके अपना आंसर जो है निकाल सके। इसके साथ परसेंटेज चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांट के नेक्स्ट चैप्टर्स में चलेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वांट को होपफुली हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें, ताकि नेक्स्ट आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।